Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? I hope you all are fine and safe. Allah keep you safe at homes. Today we will start our next chapter, which is chapter number 17. The name is biotechnology. The topics we have to study today are, first of all, its introduction. What is biotechnology? It means the combination of two things. Bio means life and technology means machinery. सो बायोटेक्नोलॉजी को अगर हम कंबाइन करें तो इसका मतलब है लिविंग ऑर्गेनिजम्स और टेक्नोलॉजी को कंबाइन करके अपनी बेनिफिट के लिए जो भी चीज़ प्रोडक्ट हम बना रहे हैं उसको हम बायोटेक्नोलॉजी के अंदर लेके आते हैं। उसकी फिर हम प्रॉपर डेफिनेशन पढ़ेंगे। देन जेनेटिक इंजीनियरिंग यानी कि बायोटेक्नोलॉजी जो एक मेजर आपकी ब्रांच है उसके अंदर एक टॉपिक आ जाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग, यानी उसकी सब ब्रांच आ जाती है। ठीक है, उसका हम पढ़ेंगे। एक्चुअली जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या है कि हम लोग इसमें क्रोमोसोम्स डीएनए के साथ काम करते हैं, उनमें चेंजेस लाते हैं, अपनी बेनिफिशियल जो जीन्स जो हमें चाहिए होती हैं हम उनमें वो डालते हैं और उसके बाद उसको डाल के और प्रॉपर डिज़ायर डीएनए जो हमें चाहिए होता है हम वो लेते हैं और फिर उससे आगे जिस ऑर्गेनिज्म को में हमने उसको डालना होता है हम वो उसमें डालते हैं। सो हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन पढ़ेंगे, इसके ऊपर साइंटिस्ट ने जो वर्क किए थे वो देखेंगे और फिर एक ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो ह्यूमंस के डीएनए के ऊपर काम हुआ था उसके बारे में हम इसमें स्टडी करेंगे। उसके बाद फिर हम बायोटेक्नोलॉजी के स्कोप पे आ जाएंगे, स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी कि बायोटेक्नोलॉजी का आज की लाइफ में क्या स्कोप है, अच्छा है या बुरा है, और अगर है तो उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। सो हम उसको पहले पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, यानी मेडिसिन जो हमारी बन रही है उनमें बायोटेक्नोलॉजी अपना क्या रोल प्ले कर रही है। बायोटेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर, जो हमारा आज का फूड बन रहा है, स्पेशली जो ऐसा फूड जो कि प्लांट्स से मिल रहा है, एग्रीकल्चरल क्रॉप्स आ रही हैं, उनमें बायोटेक्नोलॉजी अपना क्या रोल प्ले कर रही है। उसके बाद हम पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, यानी इन्वायरमेंट के अंदर अगर हम बायोटेक्नोलॉजी को यूज करते हैं तो वो कैसे करते हैं और वो इन्वायरमेंट में अपना क्या रोल प्ले कर रही है। ठीक है, इसके बाद हमने उसकी इंपॉर्टेंट स्कोप पढ़ लेंगे, फिर हम थोड़ा सा और इसके यानी बायोटेक्नोलॉजी के ब्रांच के अंदर आते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी में हम ऑर्गेनिजम्स लेते हैं। सो बेसिकली हम जिन ऑर्गेनिजम्स के साथ काम कर रहे हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं और उनकी ग्रोथ और उनके प्रोडक्ट्स जिससे हमें चाहिए होती हैं वो मेजर जो प्रोसेस है उसका नाम है फर्मेंटेशन। ठीक है, सो हम फर्मेंटेशन करते हैं और अपने डिजायर प्रोडक्ट्स को लेते हैं। सो फर्मेंटेशन में आ जाता है आपके टाइप कार्बोहाइड्रेट फर्मेंटेशन। कार्बोहाइड्रेट मीन्स ग्लूकोज, ठीक है, पॉलीसैकेराइड्स। सो ग्लूकोज की फर्मेंटेशन को हम कार्बोहाइड्रेट फर्मेंटेशन भी बोलते हैं। इसके 2 स्टेप्स आ जाते हैं। एल्कोहलिक फर्मेंटेशन यानी ऐसा ग्लूकोज जिसके ऊपर यीस्ट एक्ट करके अपना प्रोडक्ट बना रही है उसको हम एल्कोहलिक फर्मेंटेशन कहते हैं। और एक आती है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन जिसके ऊपर बैक्टीरिया अपना एक्ट करता है और लैक्टिक एसिड बनाता है, सो उसको हम लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कहते हैं। ये आपको जनरली भी पता है, फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में भी, बायोइनर्जेटिक्स में भी आप लोगों ने ये सब पढ़ा है। ये इसका एक छोटा सा ओवरव्यू था कि कार्बोहाइड्रेट में हम ग्लूकोज ले रहे हैं। ग्लूकोज से पहले बनता है पायरुविक एसिड थ्रू अ प्रोसेस नोन एज ग्लाइकोलाइसिस। पायरुविक एसिड के ऊपर फिर फर्दर अगर यीस्ट ने एक्ट किया तो वो कन्वर्ट हो जाएगा एथेनॉल में, तो उसको हम एल्कोहलिक फर्मेंटेशन कहेंगे। अगर उसके अंदर बैक्टीरिया ने एक्ट किया तो वो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होगी और लैक्टिक एसिड बन जाएगा और उसके अलावा साथ में बहुत सारे और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी बनेंगे। सो आज के टॉपिक ये है जो आज हमने अपनी बुक से स्टडी करने हैं। नाउ कम टू योर बुक पेज नंबर 138। जी स्टूडेंट्स, दिस इज योर पेज नंबर 138। लेट्स स्टार्ट। बायोटेक्नोलॉजी। Humans have been making use of biotechnology since they discover farming। कह रहे हैं कि ह्यूमन जो से हैं उन्होंने ये जो बायोटेक्नोलॉजी का एक जो ब्रांच है ये अभी से नहीं निकली। ठीक है, इंसान बहुत पहले से इस बायोटेक्नोलॉजी के प्रोसेस को, इसका जो मैकेनिज्म है वो बहुत पहले से यूज करता आ रहा है, बस नाम सिर्फ इसको अभी दिया है। यानी कि वो कह रहे हैं कि फार्मिंग देखो कितना पुराना एक आप कह लो कि हमारा शुरू से जहाँ ज़िंदगी स्टार्ट होती है वहाँ से ही फार्मिंग करना शुरू हमने कर दी थी। सो कह रहे हैं कि जब से फार्मिंग डिस्कवर हुई है बायोटेक्नोलॉजी के भी मैकेनिज्म मेथड्स साथ साथ चल रहे हैं। दिस यूज एक्सटेंड फ्रॉम द प्लांटिंग ऑफ सीड्स टू द कंट्रोल ऑफ प्लांट ग्रोथ एंड क्रॉप प्रोडक्शन। एनिमल ब्रीडिंग इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। क्रॉस pollination of plants and cross breeding of animals were major techniques in biotechnology. These techniques were used to enhance product quality and to meet specific requirement. उन्होंने आपको बायोटेक्नोलॉजी के
अंडर जो इसकी सब डिवीजन्स आ जाती हैं, उनमें से कुछ सब डिवीजन्स उन्होंने यहाँ पे आपको बता दिए हैं कि अगर हम प्लांट के सीड को अगर हम सॉइल में यानी वो बोते हैं और उसके बाद उसमें से एक प्लांट निकालते हैं तो वो भी बायोटेक्नोलॉजी के अंडर आता है। इन केस अगर हमने उसको प्रॉपर उसकी रिक्वायरमेंट्स चेक की हैं, अगर हमें डिज़ायर प्लांट चाहिए है तो हमने उस सीड के अंदर वो डिज़ायर प्लांट की करैक्टरिस्टिक्स डाली हैं, उसकी क्वालिटी वाइज डाली हैं या उसकी क्वांटिटी वाइज डाली हैं, तो वो बायोटेक्नोलॉजी आ जाती है। इसके अलावा अगर हम एनिमल्स की बात करते हैं तो एनिमल्स में जो हम ब्रीडिंग करवा के अपनी डिज़ायर प्रोडक्ट निकलवा रहे हैं वो आपकी बायोटेक्नोलॉजी के अंडर आ रहा है। इसके अलावा हम लोग अपनी भी अगर मैं बात करूँ, जनरली हमारे घरों में जो दही का बनना है, जो ब्रेड का बनना है, आटे का खमीरा हो जाना और भी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसके अंदर हम बेकिंग स्पेशली जो यूज़ करें जिसमें हम यीस्ट खुद ऐड कर रहे होते हैं, वो सब बायोटेक्नोलॉजी ही तो है। लेकिन बस ये कि हमने उसको शुरू से नाम नहीं दिया, नाम अब आके हमने उसको दे दिया। सो इन दिस चैप्टर वी विल गेट बेसिक नॉलेज अबाउट द टेक्निक्स बीइंग यूज्ड इन बायोटेक्नोलॉजी। इंट्रोडक्शन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी इज डिफाइंड एज द यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स in processes for the manufacture of useful products or for service। बायोटेक्नोलॉजी क्या है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स का यूज़ करना अपने प्रोसेसेस में ह्यूमन के लिए जो प्रोडक्ट हैं, डिज़ायर प्रोडक्ट हैं, वो बनाने के लिए। So although the term biotechnology is new, this discipline itself is very old. Fermentation and other such processes which are based on the natural capabilities of organisms are commonly considered as old biotechnology। यानी जो आपका ये फर्मेंटेशन वाला प्रोसेस है वो कह रहे हैं कि ये ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी है। हाँ, हमने साइंस एक ऐसी ब्रांच है जो बहुत जब से इंसान इस दुनिया में आए तब से चली आ रही है, ठीक है, वो ख़त्म नहीं हुई, बस उसमें चेंजेस आती जा रही है, यानी वो एडवांस होती जा रही है, ठीक है, एडवांस चीज़ वही है, बस एडवांस हो रही है। तो बायोटेक्नोलॉजी भी पुरानी ही है, सिर्फ उसमें एडवांसमेंट आ रही है। फर्मेंटेशन वाला जो कि जो ये यीस्ट है, बैक्टीरिया, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जाहिर है ये भी तो जब से दुनिया बनी है तब से ही है ना, तो इनका जो काम है वो शुरू से ही चलता आ रहा है। यस, हमने जो डीएनए को सर्च कर लिया है, जीन्स के ऊपर काम शुरू कर दिया है, वो न्यू बायोटेक्नोलॉजी है, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म काम है, माइक्रोस्कोपिक काम है, लेकिन ये कि ये वाला काम न्यू है और जो बैक्टीरिया यीस्ट वाला चल रहा था वो ओल्ड चल रहा था। इसलिए वो कह रहे हैं कि जो हमारे नेचुरल ऑर्गेनिजम्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनसे रिलेटेड अगर कोई काम चल रहा है तो उसको हम ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी कह रहे हैं। Blue box. Human began using microorganisms as early as 4000 BC for making wine, vinegar, cheese, yogurt, etc. Some of these processes have become a part of every home that we may even hesitate to refer them as बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। ये मैंने भी आपको सारी बात बता दी है और कब से देख लें चल रहा है, 4000 BC से चल रहा है। उससे पहले भी हो रहा था, लेकिन उससे पहले हम लोगों को नहीं था पता, हम लोगों को पता चला 4000 BC के राउंड अबाउट के। उस टाइम पे फिर लोगों ने स्पेशल यानी बैक्टीरिया को यूज़ करना शुरू कर दिया अपनी वाइन और विनेगर और चीज़ और ये सब चीज़ें बनाने के लिए। बैक्टीरिया था, यीस्ट था, यानी और बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। देन आ जाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग दैट इज द आर्टिफिशियल सिंथेसिस, बनाना, मॉडिफिकेशन, थोड़ी सी चेंजेस लाना, रिमूवल, कोई चीज़ को हटा देना, एडिशन, कोई चीज़ उसके अंदर डालना, एंड रिपेयर ऑफ द जेनेटिक मटेरियल दैट इज डीएनए। यहाँ पे डीएनए को थोड़ा सा चेंज कर देना, यानी उसमें अगर कोई खराबी आ गई है तो वो स्पेसिफिक सेट ऑफ जीन्स को वहाँ से रिमूव करके दूसरी सेट ऑफ जीन्स जो नॉर्मल है वहाँ पर डाल देना, इज कंसिडर एज मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। सो इसको हम मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। ये भी आ सकता है डिफाइन मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी, तो आप वहाँ पर मत सोचने बैठ जाना कि अब ये मॉडर्न वाली कौन सी थी, ठीक है। वहाँ पर आपने डेफिनेशन जेनेटिक इंजीनियरिंग की ही देनी है। It is done to alter the characteristic of organism. The work on genetic engineering started in 1944 when it was proved that DNA carries the genetic information. MCQs में ये ईयर आ जाता है, पूछते हैं कि कब स्टार्ट हुआ था जेनेटिक इंजीनियरिंग का काम। सो वो कह रहे हैं कि जब हम लोगों ने ये चीज़ कंफर्म कर ली थी कि एक ऑर्गेनिज्म की जितनी करैक्टरिस्टिक्स हैं वो उसके डीएनए में होती हैं, तो हमने डीएनए के ऊपर काम स्टार्ट कर दिया था। साइंटिस्ट आइसोलेटेड द एंजाइम्स ऑफ डीएनए सिंथेसिस एंड देन प्रिपेयर्ड डीएनए आउटसाइड द सेल। यानी साइंटिस्ट ने फिर उस टाइम तक डीएनए को चेक कर लिया था, पढ़ लिया था सारा, और उस डीएनए के ऊपर कौन कौन से एंजाइम वर्कआउट करते हैं ये भी उन्होंने पता चला लिया था। सो उन्होंने उन एंजाइम्स को बॉडी के बाहर यानी सेल के बाहर लेकर आए हैं और उन एंजाइम से डीएनए के ऊपर काम करवाया आउटसाइड द बॉडी, ठीक है, और फिर डिजायर करैक्टरिस्टिक यहाँ स्पेसिफिक जो डीएनए हमें चाहिए था वो उनसे बनवाया है।
In 1970s they were able to cut and paste the DNA of organism. ये भी MCQ में आता है, ये जो आपका पैराग्राफ है ये MCQ बेस है, यहाँ पे डिफाइंड जेनेटिक इंजीनियरिंग है. सो यहाँ पे कह रहे हैं कि पहला DNA कट और पेस्ट कब हुआ था? 1970s में. In 1978 scientists prepared human insulin by inserting the insulin gene in bacteria. So first insulin कब बनी थी? 1978 में बनी थी. तब इंसानों की जो इंसुलिन है उसके ऊपर सारा स्टडी किया गया था और उसको बॉडी के बाहर भी हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली अपने अंदर इंसुलिन बना रही होती है, जो आप पीछे चैप्टर्स में पढ़ के आ चुके हो. जो आउटसाइड द बॉडी कब बनाई थी? वो 1978 में बनाई थी. ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन वाज आल्सो सिंथेसाइज्ड इन बैक्टीरिया. इसके अलावा ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन भी बाहर बॉडी से बाहर बनाया गया था. इन 1990s द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वाज लॉन्च्ड टू मैप all the genes in human cell. The complete map of human genome was published in 2002. यानी कि जो हमारे अंदर टोटल सेट ऑफ जीन्स है, कंप्लीट जीन्स का जो स्टडी है, काम है, उस सारे को उन्होंने स्टडी किया, उसको नाम दिया ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, यानी ह्यूमन की जीन्स का काम. ठीक है. और वो कंप्लीट स्टडी करके उसको उन्होंने एक पूरे मैप की शक्ल में दिया कि हमारे अंदर कितनी जीन्स हैं, उन जीन्स के क्या क्या नाम है, किस जीन का क्या फंक्शन है, कौन से DNA के कौन से पार्ट के ऊपर जो जीन है उसकी क्या करेक्टरिस्टिक है, ये सब स्टडी किया था. और उन्होंने इसको 1990s से इसका काम स्टार्ट किया था और 2002 में कंप्लीट करके मैप आगे सामने रख दिया था. Blue box in Scotland in 1997 an embryologist Lan Wilmot produced a sheep named as Dolly from the body cell of an adult sheep. यानी इसने ये वाली sheep आर्टिफिशियली बनवाई थी, यानी खुद बनाई थी. कैसे कि उसने एक एडल्ट जो शीप, बड़ी शीप थी, उसकी बॉडी से सेल लिए थे, फिर उसके ऊपर काम किया था और उसने आर्टिफिशियली ये शीप बनाई थी जिसका नाम था डॉली. ठीक है. ये कुछ अर्सा जिंदा रही थी, उसके बाद ये मर गई थी, क्योंकि जाहिर है उस टाइम पे इतनी अभी साइंस ने तरक्की नहीं की थी कि उसके क्या उसको मसला था, क्या वजूहात थी, वो सब उसने कंप्लीट कर सकें. लेकिन यस, अगर अभी ये काम पॉसिबल है तो अभी हम ये कर लेते हैं और इजीली आर्टिफिशियली हम लोग बहुत सारे अपनी वैरायटीज़ ऑफ एनिमल्स बना रहे हैं, जो कि हम इस चैप्टर के लास्ट शायद टॉपिक में पढ़ेंगे. स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. In recent years, biotechnology is growing as a separate science. It has attracted the attentions of many intellectuals from diverse fields like agriculture, medicine, microbiology and organic chemistry. The scope for biotechnology is so wide that it is difficult to recognize the limits. The following are some areas of the application of biotechnology. वो कह रहे हैं कि अगर बायोटेक्नोलॉजी को हम स्टडी करते हैं और इसके इम्पोर्टेंस और स्कोप के बारे में देखते हैं तो हमारी दुनिया जहाँ तक फैली हुई है वहाँ तक बायोटेक्नोलॉजी है. ठीक है. और हर फील्ड में बायोटेक्नोलॉजी है. सॉरी, अगर हम कहते हैं कि ये सिर्फ साइंस से रिलेटेड है तो ऐसा नहीं है. हमारी पोल्यूशन जो है उसमें बायोटेक्नोलॉजी है, हमारे पानी के अंदर कहीं ना कहीं बायोटेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं से रेफर कर जाती है. ठीक है. यानी ऐसा नहीं है कि हम खुद उधर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, वो नेचुरली ऐसा कोई वे बन जाता है जिसमें बायोटेक्नोलॉजी आ जाती है. ठीक हो गया. इसके अलावा वो कह रहे हैं कि देखो, बायो मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म और लिविंग ऑर्गेनिज्म स्पेसिफिकली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के साथ काम है. सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस दुनिया में जहाँ जहाँ है इट मीन्स कहीं ना कहीं बायोटेक्नोलॉजी इनके साथ रिलेट कर रही है. ठीक है. सो वो यहाँ पे कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ी है, हम इसको वाइड रेंज में यूज़ करते हैं, लेकिन उन्होंने कुछ आपको यहाँ बता दिए हैं. जैसे हम इसको अपनी एग्रीकल्चर में लेके आ रहे हैं, उसको हम अपनी मेडिसिन में लेके आ रहे हैं, इसको हम अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लेके आ रहे हैं. ठीक है. और कुछ उन्होंने यहाँ पे एनवायरमेंटल भी आपको बता दिया. सो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं. Biotechnology in the field of medicine. In the field of medicine, biotechnologists synthesize insulin and interferon antiviral protein from bacteria and released for sale. यानी कि जिसको हम अब कह लेते हैं कि हमारी जिनको शुगर है, डायबिटीज़ हो जाती हैं, उनके बॉडी में इंसुलिन नहीं बन रही होती, तो जो डॉक्टर्स बाहर से इंसुलिन रेफर करते हैं, दिन में 2 टाइम इसकी इतनी डोज लगानी है, इतने पॉइंट्स पे लगानी है, वो जो बाहर से हम इंसुलिन क्या ले रहे हैं वो कहाँ से आ रही है? वो बायोटेक्नोलॉजी से ही आ रही है. इसके अलावा इंटरफेरोन भी हमारी बॉडी में बनने वाला एक एंटीवायरल प्रोटीन है जो कि हमारी बॉडी को समहाउ प्रोटेक्ट कर रहा होता है. सो वो कहने हैं कि ये भी हमने बाहर बना लिया है बैक्टीरिया के अंदर. अ लार्ज नंबर ऑफ वैक्सीन्स एंड एंटीबॉडीज, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स एंड अदर मेडिसिन्स हैव आल्सो बीन प्रोड्यूस्ड. वेरियस एंजाइम्स आर बीइंग सिंथेसाइज्ड फॉर मेडिसिनल एज वेल एज इंडस्ट्रियल यूज. यानी कि हमने एंजाइम्स भी बहुत सारे खुद सिंथेसाइज बाहर कर लिए हैं. जीन थेरेपी दैट इज ट्रीटमेंट थ्रू जीन्स हैज बिकम इम्पॉर्टेंट इन रिसेंट ईयर. बट
Biotechnology also proved much beneficial for forensic medicines. The study of DNA helps in the identification of criminals. Yes, last 2 points उनसे वो आजकल की न्यूली बेस्ड जो हमारी लाइफ चल रही है उसमें इम्पोर्टेंट अपना रोल प्ले करते हैं. सो पहला पॉइंट उन्होंने ये कहा है कि फोरेंसिक लैब के अंदर हम लोग अपनी इसको बायोटेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हम क्रिमिनल्स की स्टडी कर सकते हैं. यानी कि वो जो अगर आप लोगों ने क्या है CID वाला अगर वो जो ड्रामा था वो देखा हो तो वो उसके नेल्स में से उसके ब्लड के कोई एक आधे सैंपल्स में से यहाँ तक कि हड्डियों में से उसका पूरा DNA चेक कर लेते हैं और बता देते हैं कि जी यहाँ पे जिसका ब्लड गिरा हुआ था इसकी डेड बॉडी के साथ मैच कर रहा है कि डेड बॉडी का ब्लड कुछ और था, वो जो ब्लड गिरा हुआ वो कोई और है. इट्स मीन कि यहाँ पे कोई और बंदा था जिसने क्राइम किया है. यानी वो पूरा एक इसको स्टडी कर लेते हैं थ्रू बायोटेक्नोलॉजी के ही प्रोसेस थे. यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी की जो आगे सब डिवीजन है जेनेटिक इंजीनियरिंग वो यहाँ पे काम करी है. इसके अलावा उन्होंने यहाँ पे कहा था कि जीन थेरेपी, एक वर्ड उन्होंने बोला था जीन थेरेपी, मतलब जीन्स के साथ चेंजेस करना. यानी ऐसे स्मॉल स्केल पे ही, वैसे तो बड़ों के साथ किया जाता है लेकिन बड़ों के साथ करना कह लो कि एक थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है. ठीक है, सो ये वो करते हैं फेटल स्टेज पे या एम्ब्रियोनिक स्टेजेस पे या बेबी जब न्यूली बॉर्न होता है तब, कि अगर उसमें देखते हैं कि समहाउ किसी तरीके से कुछ चेंजेस है यानी कोई डिजीज कॉज है और वो ऐसी डिजीज है जो कि जेनेटिक्स है. ठीक है, जेनेटिकली उसमें आ रही है, इनहेरिटेड है, तो वो उसको क्या करते हैं कि उसके DNA को वहाँ पे चेंज कर देते हैं. यानी उसके DNA की वो जो गलत जीन्स होती हैं जिनमें चेंज आ गया होता है, वेदर वो म्यूटेशन की वजह से आया है, वेदर वो कोई बाहर फॉरेन कोई कह लो कि एक्सरेज आ गई, अल्ट्रावायलेट रेज आ गई, उनकी वजह से कोई उसके DNA में चेंज आ गया है, या फिर वो जेनेटिक है उसके पेरेंट्स से ही उसमें आया. सो वो हम लोग वहाँ पे उस टाइम पे वो जो क्रोमोसोम बन रहा होता है, कॉम्बिनेशन आ रही होती है, उसी टाइम पे उसमें से वो डिफेक्टेड जीन्स को हटा के न्यू जीन्स डाल देते हैं. ठीक है, सो इसको जीन थेरेपी का नाम दिया जाता है कि जीन्स के साथ हम काम कर रहे हैं. बेसिकली ये बड़े वाले में नहीं होता, फिटल डेवलपमेंट के टाइम पे ही होता है, यानी उस टाइम पे जब प्रेगनेंसी होती है. ठीक है, सो ये इतनी वास्ट फील्ड चली गई. यहाँ पर तो अभी इसके ऊपर काम नहीं होता लेकिन यस आउटर कंट्रीज में ज़रूर इसके ऊपर वो लोग काम कर रहे हैं. देन आ जाती है बायोटेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर, यानी हमारा खाना पीना. फर्मेंटेड फूड फॉर एग्जांपल प्रिकल, योगर्ट, यानी कि आपका जो अचार बनता है जिसको हमारी माएँ कौन सा वो सारा उसमें चीज़ें वगैरह डाल के तो बंद करके उसको एक कॉर्नर पे रख देती हैं कि जी अब ये एक स्पेसिफिक टाइम के बाद, ड्यूरेशन के बाद अब बनेगा. सो वो जो एक साइड पे डाल के रख देना होता है, वो रखने का मतलब ये कि उसके ऊपर अब बैक्टीरिया, यीस्ट, जो भी चीज़ उन्होंने स्पेसिफिकली उसमें डाली है उसके ऊपर अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अपना काम कर रहे हैं और कुछ अर्से बाद जब उनका काम हो जाएगा तो वो आपका अचार तैयार हो जाएगा. और योगर्ट का भी ऐसे होता है कि रात को मम्मा ने दूध को यानी थोड़ी सी वो 1-1.5 चम्मच ही दही का डाला और उसमें मिक्स किया और उसके बाद एक साइड पे उस दूध को रख दिया. हिलाना नहीं है, उसको खोल के बार बार नहीं देखना और फिर एक स्पेसिफिक टाइम के बाद वो दूध दही में कन्वर्ट हो जाएगा. यानी क्या उसके ऊपर भी अगेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने अपना काम किया. Melted food, for example, powdered milk, a mixture of barley, wheat flour and whole milk, various vitamins and dairy products are produced by using microorganisms. उसके अलावा उन्होंने ये सारी आपको बताइए कि इन सब जगहों पे microorganisms अपना अपना रोल प्ले करते हैं. Wine and beer are produced in beverage industries. Biotechnology has also revolutionized research activities in the area of agriculture. Transgenic organisms with modified genetic setup, plants are being developed in which desirable characteristics are present. For example, more yields and resistant against diseases, insects and herbicides. Transgenic goat, chicken, cows give more food and milk, etc. Many animals like mice, goats, cows, etc. have been made transgenic to get medicines through their milk, blood and urine. अब उन्होंने यहाँ पे नाम दिया ट्रांसजेनिक, यानी कि ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि हमने खुद बनाया है. बनाया इन सेंस कि उसके अंदर हमने खुद अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जीन्स डाली हैं. ठीक है, कि सपोज एक काव है वो अगर एक 1 डे में सपोज 10 लीटर दूध दे रही है. ठीक है, सो हम चाह रहे हैं कि वो 10 की बजाय 20 लीटर्स दे. सो हम उसके अंदर जीन्स ऐसी ऐड करा देंगे जो मिल्क प्रोडक्शन को उसकी तेज़ कर देंगी और वो मिल्क ज़्यादा जल्दी बनाएगी और ज़्यादा क्वांटिटी में देगी. ठीक है, इसी तरह अगर हम प्लांट्स की बात करें तो हम चाह रहे हैं कि ऐसा प्लांट जिसके ऊपर सिर्फ एक चीज़ यानी एक फ्रूट लगता है और सपोज मैंगो लगता है और उसका कलर येलो है और हम चाह रहे हैं कि वो जो ट्री है
है वो मैंगो तो लगाए लेकिन उसका कलर रेड दे, ठीक है। सो हम उस प्लांट की जीन के अंदर जो कलर्ड जीन है, जो ऐसी जीन जो कि कलर दे रही है, उसके अंदर जो येलो कलर वाली जीन है उसको हटा के वहाँ पे रेड कलर वाली जीन डाल देंगे, ठीक है। सो फिर हमें अपना जो डिज़ायर जो प्रोडक्ट है जो हमें चाहिए, यानी मैंगो विद रेड कलर, वो हमें मिल जाएगा। सो इसी तरह वो कह रहे हैं कि हम लोगों ने अभी